जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो मौर्योत्तर काल से संबंधित है। मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको इस वीडियो में रखा गया है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 100% आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ ना? कौन सा राजवंश वो था जिसने हत्या करके सत्ता हथियाई थी और उसका अंत भी हत्या करके हुआ? तो शुंग वंश था। ठीक, कौन सा था? शुंग वंश था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक जो था वो पुष्यमित्र शुंग था। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, महाभाष्य के रचनाकार कौन है ना? तो महाभाष्य के रचनाकार जो थे वो पतंजल थे। कौन थे? पतंजल थे। डी पार्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? तो वो गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश में है। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा, गुंटूर। अगला प्रश्न है, दो अश्वमेध यज्ञ निम्न में से किसने संपन्न किया था? ठीक, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, दशरथ, स्कंदगुप्त। बी पार्ट इसका सही होगा, पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे? तो ये मालविकाग्नि मित्रम है। ये नाटक किसका है? कालिदास का एक नाटक है, कालिदास का नाटक है, कालिदास का नाटक है। अगला प्रश्न है, मालविकाग्नि मित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? तो जो अग्निमित्र था वो शुंग वंश से संबंधित था। बी पार्ट सही हो जाएगा आपका, शुंग वंश से। अगला प्रश्न है, भागिलाय की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुई हैं? कहां से प्राप्त हुई हैं? नासिक से, कौशाम्बी से, गोदावरी कृष्णा घाटी से, नर्मदा घाटी से। तो डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, कहां से? नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया भी है। तो जो सातवाहन है, सातवाहन शासक थे, उनके राजाओं का नाम जो था वो मात्र सत्तात्मक था। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। बी पार्ट सही हो जाएगा इसका, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो शुंग वंश का था, सातवाहन वंश का था। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, सातवाहन वंश का। निम्न में से कौन सा सातवाहन शासक शकों शकों यवनों एवं पहलवों के संहारक के रूप में जाना जाता है? तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही जाना जाता है। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, गिरनार शिलालेख संबंधित है रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रदामन से। तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वेश नगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया था? तो वो कौन था? हेलियोडोरस था ना। ए पार्ट सही हो जाएगा, हेलियोडोरस। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? भागवत धर्म के लिए, या ब्राह्मण धर्म भी कहीं कहीं लिखा होता है, या वैष्णव धर्म, वैष्णव भी लिखा होता है, वैष्णव। वैष्णव धर्म की जानकारी सबसे पहले हमको वेश नगर स्तंभ अभिलेख से ही मिलती है। किससे मिलती है? वेश नगर स्तंभ अभिलेख से ही मिलती है। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है? तो वो नंदों द्वारा सिंचाई विषयक कार्यों का, नहरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। नंदों द्वारा नहरों का निर्माण किया गया था। ये हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है, नहरों का निर्माण कराया गया था। यह जानकारी हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अगला प्रश्न, किस शासक के शासन काल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था?
तो ए पार्ट होगा गोंडो फर्नी, ए पार्ट होगा इसमें गोंडो फर्नीज। निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम यूनानी शासक था? तो उत्तरी भारत में जो अंतिम यूनानी शासक था ये हिप्पोट्रेटस था ना, हिप्पोट्रेटस। इसमें थोड़ा ये है हिप्पोट्रेटस, हिप्पोट्रेटस था, हिप्पोट्रेटस। ठीक, डी सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए थे? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंडो ग्रीक जो थे, इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासक सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने ही भारत में चलाए थे। हिंद यवन है ये, हिंद यवन। ठीक, हिंद यवन। अगला प्रश्न निम्नलिखित कुषाण शासकों में किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था? ना अगर पूछे कि भारत में किसने किया था तो हिंद यवन शासकों ने किया था। कुषाण शासक इसमें पूछ रहा कि किस कुषाण शासक ने, तो वो कुषाण शासक था विम कड़फिसेस ना, विम कड़फिसेस। इसका ध्यान दीजिएगा, अगर भारत में पूछ रहा तो हिंद यवन, कौन सा कुषाण शासक था तो वो विम कड़फिसेस। चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो वो कनिष्क था। चीन के किसी शासक को सर्वप्रथम पराजित करने वाला कौन था? कनिष्क था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्यमुनि की आकृति अंकित करवाई थी? ना शाक्यमुनि की, शाक्यमुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी किसने? अशोक, विम कड़फिसेस, कनिष्क, हर्ष। सी पार्ट हो जाएगा इसका कनिष्क ने। नेक्स्ट है कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की मगध, गोरखपुर, पुरुषपुर। ये पेशावर या पुरुषपुर ना, पेशावर भी लिखा होगा तो पेशावर या पुरुषपुर। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर में। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो रस चिकित्सा का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। बी पार्ट सही हो जाएगा इसका, नागार्जुन ने। बुद्ध चरित का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष है। बी पार्ट सही हो जाएगा इसका, अश्वघोष। अगला है अश्वघोष का संबंध किससे है? तो अश्वघोष जो था कुषाण वंश से संबंधित है। ये कनिष्क के दरबार में था, कनिष्क के दरबार में था, कनिष्क के दरबार में। चरक भी जो थे वो कनिष्क के दरबार में ही थे, चरक भी कनिष्क के दरबार में ही थे। अगला प्रश्न है चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो शक संवत जो था वो 78 ईस्वी में ना, 78 ईस्वी में शक संवत। नेक्स्ट है काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, हुविस्क, वासुदेव द्वितीय। तो ये सबसे लास्ट में था। ठीक, हुविस्क जो था कनिष्क द्वितीय और वासुदेव से पहले था, तीसरा। तो ये 3124 ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? 3124 ना। सबसे पहले हुविस्क था, फिर कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, फिर वासुदेव द्वितीय। 3124 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? तो वो यूनानी कला था। यूनानी कला का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था किस पे? गांधार कला पे। गांधार कला पे अत्यधिक प्रभाव किसका पड़ा था? यूनानी कला का। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है? भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है, तो ये तो सत्य है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे, ये भी सत्य है। गुप्त शासकों ने रूप्यक नामक चांदी के सिक्के चलवाए थे, ये भी ठीक है। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था, ये गलत है। सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने चलाया था। किसने? हिंद यवन शासकों ने या इंडो ग्रीक। अगला प्रश्न है कुषाण कला में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियां किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो कुषाण कला में मथुरा में जो मूर्तियां बनाई जाती थी उस समय वो लाल बलुआ पत्थर की थी। तो डी पार्ट सही हो जाएगा इसका, लाल बलुआ पत्थर।
अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एक अज्ञात यूनानी था। इसका बी पार्ट होगा, बी पार्ट से हो जाएगा, एक अज्ञात यूनानी नाविक को। पेरिप्लस में उल्लिखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था? अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था, तो वो था, बी पार्ट होगा, कोरकई। बी पार्ट हो जाएगा, कोरकई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ओडु के नाम से पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो जो ओडुके था, ओडुके, ये अरिकामेडु ही था ना, ए पार्ट सही हो जाएगा, अरिकामेडु को ही ओडुके कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रावणों को सांप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है? पाणिनि, पतंजलि, तारानाथ, अश्वोस। बी पार्ट से हो जाएगा, इसको पतंजलि ने कहा है। खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासन काल में तक्षशिला से अपनी राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था तक्षशिला से अपनी राजधानी तक 5वें वर्ष करवाया था, तो इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, 5वें वर्ष। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश के करीमनगर तथा नालगोंडा जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात थे? कौन कौन से? करीमनगर और नालगोंडा जिले किस खनिज के लिए प्रसिद्ध थे? ये दोनों कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये लोहा और इस्पात के लिए ना, लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, वशिष्ठिपुत्र, ये जो है वशिष्ठिपुत्र है, वशिष्ठपुत्र का तादात्म्य अधोलिखित किस स्थान से किया जाता है? तो ये उत्तरी कोंकण से किया जाता है। डी पार्ट इसका सही होगा, उत्तरी कोंकण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था, लाल बलुआ पत्थर का। डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान का विचार है कि ब्राह्मण समुदाय का असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना? ब्राह्मण समुदाय का असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो यह कथन जो है हरप्रसाद शास्त्री का है। किसका है? हरप्रसाद शास्त्री का। अगला प्रश्न है, विम कड़फिसस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? तो ये शिव होगा ना, शिव त्रिशूल आदि का अंकन किया गया है किसमें? विम कड़फिसस के सिक्कों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए? इंपॉर्टेंट है ये, सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा लेख उत्कीर्ण है? तो वो प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर किसने करवाया था? इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, विम कड़फिसस ने। किसने? विम कड़फिसस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था? तो वो कौन था? मिनांडर था ना, मिनांडर था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता है? तो योग सूत्र के रचयिता पतंजलि है, पतंजलि है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक कौन था? तो वो नहपान था ना, नहपान। गौतमी पुत्र सातकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक पूछा है ना, कौन था? नहपान था। निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की है? गाथा सप्तशती, ये गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये सातवाहन शासक हाल ने की है ना, बी पार्ट सही हो जाएगा, सातवाहन शासक हाल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो हेलियोडोरस जो था उसने भागवत की उपाधि
धारण की थी? भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? हेलियोडोरस ने की थी। अगला है प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। कुषाण शासक अधोलिखित यूची जात के किस शाखा से संबंधित थे? जो कुषाण थे वो यूची जात के किस शाखा से संबंधित थे? तो वो शाखा कौन सी थी? कुई सुआंग थी ना, कुई सुआंग, कुई सुआंग से संबंधित थे। अगला प्रश्न है गांधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासन काल में हुआ था? तो वो कनिष्क प्रथम के शासन काल में हुआ था। बी पार्ट सही हो जाएगा, कनिष्क प्रथम के शासन काल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया। ठीक, भू अनुदान सातवाहनों ने सर्वप्रथम जारी किया था। भू अनुदान सर्वप्रथम किसने? सातवाहनों ने जारी किया था। अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना है? तो पुष्यमित्र शुंग के बाद बना था वज्रमित्र। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, वज्रमित्र। अगला प्रश्न किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? तो ए पार्ट हो जाएगा इसका सातवाहनों ना, ए पार्ट सही हो जाएगा, सातवाहनों। अगला प्रश्न है मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण अधोलिखित किस स्थान के गुफा लेख से प्राप्त हुआ है? तो वो रामगढ़ का है, रामगढ़ गुफालेख से यह प्रमाण मंदिर वेश्यावृत्ति के प्रमाण मिले हैं, सबसे प्राचीनतम प्रमाण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है? तो नेचुरल हिस्टोरिका जो है वो इनमें से लैटिन भाषा में लिखी गई है। ठीक, कौन सी? नेचुरल हिस्टोरिका। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो इसमें गिरनार शिलालेख किससे संबंधित है? तो वो रुद्रदामन से है ना। ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट। ए का सेकेंड पार्ट मतलब ये और ये आपके गलत हो गए। और नासिक शिलालेख भितरी स्तंभ लेख डी जो है वो स्कंदगुप्त से है ना। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से है, भितरी जो है वो स्कंदगुप्त से है। तो डी का 4। एक सेकेंड गिरनार मतलब ए का 2 है और डी का इलाहाबाद स्तंभ लेख गिरनार नासिक इलाहाबाद भितरी। नासिक शिलालेख जो है गिरनार, एक सेकेंड रुक जाइएगा, आपका इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। नासिक जो है वो बी का 1 होना चाहिए ना, और ये इसमें है सी पार्ट होगा आपका 2143। डी में जो है ये भितरी जो है समुद्रगुप्त का है और ये इलाहाबाद स्कंदगुप्त का। ठीक, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, सी पार्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीत, ईसा पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा ईसा पूर्व युग पूछा है ना, तो जो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी ना, कनिष्क, और कनिष्क जो था ईसा पूर्व शताब्दी में नहीं था। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला है एक कुषाण देवकुल जहां राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी कहाँ मिली हैं? तो मार्ट से मिली हैं। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, मार्ट से। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लिखित दक्षिणापथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है प्रतिष्ठान एवं तगर ना, प्रतिष्ठान एवं तगर। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? तो जो सबसे प्राचीन है वो गुफा संख्या 9 है। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, सबसे प्राचीन जो है वो गुफा संख्या 9 है। सातवाहन अभिलेखों में भूमिदान के प्रति ग्रहिता को मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सेन के प्रवेश पर
प्रतिबंध, राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध, और राज कर्मचारियों द्वारा लक्षण के खनन पर प्रतिबंध। तो पूछा है नहीं है ना, नहीं है तो ये विष्ट पर प्रतिबंध नहीं था, तो डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, डी पार्ट। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया था? हर्ष, शशांक, वासुदेव, विम, कटफिसेस। इसमें हर्ष भी है, शशांक भी है, वासुदेव भी है, विम, कटफिसेस भी है, तो डी पार्ट सही हो जाएगा इसका, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक का अनुवाद किया है? तो वो स्कॉफ है, डी पार्ट सही हो जाएगा इसका, स्कॉफ ने। शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हांकित किया जाता है? छत्र, ये भी है, चरण चिन्ह, धर्म चक्र और बोध वृक्ष। तो इसका चारों हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका चारों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवलेखित स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से नरेश संगीतकार थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये तो संगीतकार, इनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। पुंस्मित, शुंग भी नहीं थे, समुद्रगुप्त था, खारवेल भी था, तो 3 और 4, इसमें सी पार्ट सही हो जाएगा, 3 और 4। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसने क्षहरात वंश के नाहपान पर विजय प्राप्त की। तो इसमें ए गलत है और आर सही है, ए गलत और आर सही, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है? तो वो ए पार्ट होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। अगला प्रश्न है, शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 21 वर्षों का अंतर है। 78 ईस्वी से क्या माना जाता है? शक संवत है और 57 से विक्रम है, तो दोनों में अंतर जो है वो 21 वर्षों का आ जाता है, 21 वर्षों का अंतर आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योधेयों के टकसाल केंद्र थे? योधेयों के टकसाल केंद्र जो थे वो रोहतक और सुनेत थे, सी पार्ट सही हो जाएगा, रोहतक और सुनेत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाण देवकुल प्राप्त होता है जहां राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी? बी पार्ट हो जाएगा इसका, माट। अगला प्रश्न है, कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महारजस राजा राजा तिरज देवपुत्रस कैसरस का उपयोग निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये है 41वें वर्ष हुआ था, कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख, वर्ष 41। क्या है? महारजस राजा तिरज देवपुत्रस कैसरस, ये उपाधि भी पूछी जा सकती है। देवी उमा का नाम निम्न में से किनके सिक्कों पर अंकित है? तो देवी उमा का नाम जो है कुषाण शासकों के सिक्कों पर अंकित मिलता है। इसमें मैच कराना है सूची 1 और 2 का, सूची 1 और 2 का मैच कराना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें गोंडो फर्नेस जो होंगे देवव्रत है, ठीक, और कनिष्क जो है देवपुत्र है, फर्स्ट का सेकंड, ये ए पार्ट से सही हो जाएगा ना। फर्स्ट पे बी में, एक सेकंड, बी में फर्स्ट होना है, बी में फर्स्ट, ठीक है, आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ली शैलोत खनित गुफा खोदी गई थी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3य। उम्मीद है आप सबको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।